हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया और मैं हूं रिया शर्मा। तो आज हम मेंटेनेंस पढ़ेंगे कि हिंदू लॉ के अंदर मेंटेनेंस होता क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आपको मेंटेनेंस समझने के लिए और कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर केस लॉज के साथ और सेक्शन वाइज कंप्लीट टॉपिक आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो पहले मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की बात करते हैं। देखो, भरण पोषण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी का भरण पोषण करना। ठीक है, तो मेंटेनेंस के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शादी, हॉस्पिटल का खर्चा, दवाई, गोली, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें आती हैं। मान लो आपके बच्चे हैं तो आप उनका भरण पोषण करोगे, यानी कि उनका मेंटेनेंस दोगे। ठीक है, तो भरण पोषण में आप उन्हें खाना भी दोगे, उन्हें कपड़ा भी दोगे, उन्हें रहने की जगह भी दोगे। ठीक है, अगर आपकी बेटी है अविवाहित लड़की यानी कि अनमैरिड डॉटर, तो ऐसे केस में आप उसकी शादी भी करोगे, तो उसकी शादी करना भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के अंदर आता है। अगर कोई बीमार है तो आपको उसकी दवाई गोली का खर्चा उठाना पड़ेगा, तो ये भी भरण पोषण के अंदर आता है। साथ ही साथ उसे पढ़ाना लिखाना यानी कि उसकी शिक्षा, ये भी भरण पोषण के अंदर आती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस। ठीक है, अब ये जो मेंटेनेंस है, ये इसका जिक्र जो है वो 3 जगह मिलता है। एक तो हो गया आपका हिंदू मैरिज एक्ट, एक हो गया आपका हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, और तीसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब आप ये बोलोगे भाई मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो मेंटेनेंस 3 जगह देने की क्या ज़रूरत थी, मेंटेनेंस किसी एक जगह भी दिया जा सकता था, ये तीन एक्ट में देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें भी अंतर है। अब जैसे मान लो आपने केस सुना होगा, हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेनेंस देता है, एलिमनी वगैरह सिस्टम जो भी होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप कहोगे कि वाइफ को मेंटेनेंस कैसे दिलाएं, हस्बैंड को मेंटेनेंस कैसे दिलाएं, सो उससे उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो है आपका हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। यानी कि अगर वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ले पाएगी, और अगर हस्बैंड को मेंटेनेंस चाहिए तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ले पाएगा। ठीक है, लेकिन बात करें छोटे बच्चों के भरण पोषण की या फिर माता पिता के भरण पोषण की, तो उसकी बात कहाँ की गई है, तो उसकी बात की गई है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के अंदर, यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर। यही फर्क है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझो भाई, ये दोनों तो हो गए हिंदू लॉ के अंदर ये आते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट भी और हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट भी। अब अगर हमें किसी मुसलमान या फिर कोई और है, अगर ठीक है, अगर हमें उसके मेंटेनेंस की बात करनी है तो वो कहाँ आएगी, क्योंकि इन दोनों के अंदर ऊपर वाले ये जो 2 एक्ट हैं इनके अंदर तो ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। और अगर हमें किसी मुसलमान को दिलाना हो मेंटेनेंस तो वो कहाँ जाए, तो उसके लिए है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। समझ में आ गई कि ये तीन कानून क्यों हैं। सीधा सीधा इतना समझ लो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू वाइफ और हस्बैंड जो हो गए उनके मेंटेनेंस की बात करी गई है। ठीक है, जबकि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के अंदर बच्चे हो गए या फिर अनमैरिड डॉटर हो गई या फिर बूढ़े माता पिता हो गए, उनके भरण पोषण की बात की गई है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका सेक्युलर है, इसके अंदर सभी आ जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, तो अगली बात है कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी, यानी कि अगर आप किसी का भरण पोषण कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। एक तो हो गया खाना यानी कि फूड, फिर है कपड़े यानी कि क्लोथिंग, नेक्स्ट है घर यानी कि रेजिडेंस, रहने की जगह। जब आप किसी का भरण पोषण कर रहे हो तो आपको उसे रहने की जगह भी देनी पड़ेगी। अगला है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, जब आप किसी का भरण पोषण कर रहे हो तो उसे पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा। अगला है दवाई उपचार आदि यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। उसके सिवा वैवाहिक खर्च, अविवाहित बेटी के यानी कि अनमैरिड अगर आपकी डॉटर है जिसकी शादी नहीं हुई तो आपको उसके वेडिंग एक्सपेंसेस यानी कि शादी के खर्चे उठाने पड़ेंगे, और ये भी भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। समझ गए, और ये ही बात मैंने आपको यहाँ बताई थी कि मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आता है। ये विजुअल है ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, ये ध्यान से सुनो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्या है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्या है, दोनों ही चीज़ें हम देखने वाले हैं कि कहाँ पे मेंटेनेंस का क्या मतलब है, ताकि अगर मैरिज की बात आए तो वहाँ पे आप मेंटेनेंस को डिफाइन कर सको, और अगर अडॉप्शन की बात आ रही है तो वहाँ पे भी आप मेंटेनेंस को डिफाइन कर सको, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मेंटेनेंस आप समझ गए हो। हामा का मतलब है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये आप लिख सकते हो कि फलाना धारा के अनुसार ये चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर आएंगी। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्या है।
तो आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दो जगह पे मेंटेनेंस की बात की गई है। एक बात की गई है सेक्शन 24 के अनुसार और एक बात की गई है सेक्शन 25 के अंदर, ठीक है। तो मेंटेनेंस समझने के लिए आपको केवल और केवल इन दो सेक्शंस को पढ़ना होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना। सेक्शन 24 में बात की गई है कि जब आपका केस चल रहा है उस टाइम पे भरण पोषण देने की, जिसे बोलते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटे लिटे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हस्बैंड और वाइफ का केस चल रहा है, कोई भी तलाक का केस चल रहा है या फिर जुडिशियल सेपरेशन की बात हो रही है या फिर कोई भी मुकदमा, कोई भी केस चल रहा है और वो व्यक्ति अपना खर्चा नहीं उठा सकता, यानी कि अपनी जीविका चलाने में असमर्थ है और अपना जो केस चल रहा है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, उसका खर्चा भी वो नहीं उठा सकता, तो वो मेंटेनेंस की बात कर सकता है। अब इसमें एक फन फैक्ट ये है कि मान लो वाइफ है, वाइफ कमाती नहीं है, ठीक है, और हस्बैंड की इनकम बहुत अच्छी है, हस्बैंड कमाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वाइफ तो कमाती नहीं है, वाइफ के पास इनकम सोर्स नहीं है, वाइफ अपना केस नहीं लड़ सकती, तो वाइफ जो है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, आपने सुनी भी होगी, ठीक है। वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। वो बोल देगी कि ना तो मेरे पास जीविका का साधन है, ना मेरे पास प्रोसीडिंग के लिए पैसे हैं, तो वो हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। अब यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि मान लो ये है हस्बैंड के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, हस्बैंड नहीं कमाता, जबकि जो वाइफ है, वाइफ बहुत अच्छा कमाती है। तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकता, मैं अपना केस नहीं लड़ सकता, मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, ठीक है। ये यहाँ पे फन फैक्ट है कि जिस तरह से एक वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, उसी तरह से एक हस्बैंड भी मेंटेनेंस मांग सकता है। ओके, तो सेक्शन 24 में ये बात की गई है कि जब आपका केस चल रहा है आप तब मेंटेनेंस ले सकते हो और इसे बोलते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटे लिटे, ठीक है। ये सेक्शन 24 के अंदर आता है। अब इसमें और क्या क्या प्रोविज़न है, इसमें ये बताया गया है कि यदि पति या पत्नी में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे मुकदमे की अवधि के लिए, यानी कि जितने उसका मुकदमा, जितने उसका केस चल रहा है, इतने उसे भरण पोषण दिया जाए और मुकदमे का खर्चा दिया जाए। यही बात कहता है आपका सेक्शन 24। वो सेक्शन 24 बस इतनी सी बात बोलता है। देखो ध्यान से सुनो, सेक्शन 24 इतनी सी बात बोलता है कि मान लो कोई पर्सन है, उसका केस चल रहा है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर केस चल रहा है, केस का खर्चा नहीं उठा पा रहा, उसके पास जीविका के साधन नहीं है, यानी कि इनकम के सोर्स ही नहीं है, केस का खर्चा नहीं उठा पा रहा, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस दिया जाए और कोर्ट का खर्चा दिया जाए, इस तरह से, ठीक है। ये बात करता है आपका सेक्शन 24 और इसके कुछ मेन पॉइंट हैं। इसमें सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये है कि दोनों को प्रॉपर अधिकार है, पति को भी और पत्नी को भी, यानी कि पहले केवल पत्नी जो थी उसको अधिकार था कि वो मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन अब पति भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है कि मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकता, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मुकदमे के दौरान ही लागू, यानी कि ये केवल तब लागू रहता है जब मुकदमा चल रहा है। जैसे केस चल रहा है, आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, जुडिशियल सेपरेशन की बात चल रही है, तो आप तभी इसके लिए बोल सकते हो कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। तीसरा है अदालत का विवेक अधिकार, यानी कि अदालत है, मान लो ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, तो अदालत संबंधित व्यक्ति की आय यानी कि इनकम, प्रॉपर्टी और दूसरे पक्ष की आर्थिक स्थिति को देखकर उचित रकम तय करती है। यानी कि मान लो ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, हस्बैंड कमाता है लेकिन हस्बैंड केवल 1,000 रुपये कमाता है, ठीक है, और ये है वाइफ जो है मेंटेनेंस मांग रही है हस्बैंड से, ठीक है। तो कोर्ट जो है वो इस चीज़ को देखेगी कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है और दूसरे पक्ष की आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। मान लो वाइफ जो है वो वैसे रिच है, उसके पास वैसे बहुत पैसे रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करती होगी, उस तरह से उसके पास पैसे हैं, लेकिन हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, उसकी सैलरी भी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में अदालत इस चीज़ को देखेगी कि भाई इसके पास पैसे कितने हैं, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ये दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, सारी चीज़ों को कोर्ट देखेगी और उसके बाद डिसीजन लेगी मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। ओके, अगला है भुगतान की अवधि, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट। तो मुकदमे के निपटने तक, यानी कि जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक मेंटेनेंस दिया जाएगा। केस ख़त्म होने के बाद तो देखो फाइनली जो एलिमनी होती है या जो फाइनल भत्ता होता है वो चीज़ें दी जाती हैं, फाइनल भरण पोषण, ठीक है। लेकिन ये जो मेंटेनेंस पेंडेंटे लिटे होता है ये है सेक्शन 24 के अंदर, और जिस टाइम केस चल रहा है ये तभी दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लो कि यदि पत्नी के पास पैसे, नौकरी या कोई आमदनी नहीं है और उसने अपने पति के खिलाफ तलाक केस दर्ज किया है, तो वो अदालत से कह सकती है कि जब तक केस चल रहा है उसे खर्चे और जीवन यापन के लिए कुछ राशि दी
दी जाए। इसी तरह से अगर पति बेरोजगार है यानी कि उसके पास कोई इनकम के सोर्सेज नहीं है तो पत्नी के पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, तो पति भी ये मांग कर सकता है कि मुझे मेंटेनेंस पेंडेंटे दिया जाए, यानी कि इतने मेरा केस चल रहा है, इतने केस का खर्चा मुझे दिया जाए और जीवन यापन का खर्चा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो सक्षम नहीं है अपना खर्चा उठाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 24 जो कि बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लिटे की। ठीक है, अब है अगला सेक्शन 25। ये बात करता है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की। सेक्शन 24 में बात की गई थी कि इतने केस चल रहा है, इतने आप उसे मेंटेनेंस दे रहे हो, लेकिन सेक्शन 25 में बात है परमानेंट की, यानी कि केस तुम्हारा क्लोज हो गया है और अब फाइनली मेंटेनेंस एलिमनी दी जानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब अदालत ने डाइवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन या फिर विवाह का एनलमेंट का आदेश दे दिया है, तब पति या फिर पत्नी में से कोई भी अदालत से परमानेंट मेंटेनेंस की या परमानेंट एलिमनी की मांग कर सकता है। जो एलिमनी आपने सुनी होगी कि डाइवोर्स के बाद पत्नी लेती है पति से एलिमनी मेंटेनेंस वगैरह, तो उसी एलिमनी और मेंटेनेंस की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये कंटेक्स्ट दिया गया है कि पति और पत्नी दोनों इसकी मांग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी थोड़ी अलग हो सकती है। अब सेक्शन 25 के प्रावधान देखते हैं, यानी कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25। तो अदालत की किसी भी डिग्री जैसे तलाक हो गया, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, इनके पश्चात पति या पत्नी में से किसी एक को आदेश दे सकती है कि वो दूसरी पार्टी को जीवन भर या किसी निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त राशि दें या समय समय पर दी जाने वाली रकम दें भरण पोषण के रूप में। यानी कि सीधी सी बात समझो, अगर तलाक हो गया तो कोर्ट जो है वो हस्बैंड या वाइफ किसी को भी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है पति या पत्नी किसी को भी आदेश दे सकती है। यानी कि जैसे मान लो हस्बैंड को आदेश दे दिया कि वो वाइफ को जीवन भर राशि दे, एक निश्चित अवधि तक जीवन भर हर महीने महीने करके दे रहा है, ठीक है, या एक मुश्त रकम उसे दे दे, या फिर पीरियडिकली पेमेंट उसे करे, जैसे कि हर 6 महीने में कर दी, इस तरह से, ठीक है, भरण पोषण के रूप में। तो सेक्शन 25 का यही प्रोविजन है कि पति या पत्नी कोई भी सामने वाली पार्टी को, जैसे वाइफ है तो वो हस्बैंड को, या हस्बैंड है तो वो वाइफ को प्रोवाइड करेगा भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस। ओके, अब इसके कुछ मेन पॉइंट है। पहला है कि किसी भी पक्ष को अधिकार, यानी कि पति या पत्नी में से दोनों में से कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है एलिमनी और परमानेंट मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, दूसरा है भरण पोषण की राशि तय करते समय ध्यान देने वाली बातें हैं कि दोनों की इनकम और प्रॉपर्टी कितनी है, दोनों का आचरण कैसा है, विवाह के दौरान दोनों का जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल कैसा है, और पक्षों की आवश्यकता क्या है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, जब एलिमनी मेंटेनेंस ये चीज़ दी जाएगी तो 2-3 चीज़ें देखी जाएंगी। पहला तो ये कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम कैसी है। पता चले हस्बैंड कमा नहीं रहा और हस्बैंड को लाखों रुपए देने पड़ जाएं, हज़ारों रुपए देने पड़ जाएं, इस तरह से, ठीक है, तो इस वजह से दोनों की इनकम देखी जाती है, दोनों की प्रॉपर्टी देखी जाती है, और दोनों का कंडक्ट यानी कि आचरण देखा जाता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, मतलब इनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, और दोनों का लाइफ स्टाइल कैसा है वो देखी जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ है आवश्यकता क्या है, यानी कि क्या क्या उनकी नीड है। जैसे मान लो वाइफ है, वाइफ के पास एक बेटी है, अनमैरिड बेटी, अनमैरिड डॉटर, तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड को हो सकता है कि उस अनमैरिड डॉटर की शादी का खर्चा भी उठाना पड़े, या वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है तो उसकी नीड यानी कि उसकी आवश्यकता है मेडिसिन, तो हो सकता है कि हस्बैंड को वो भी प्रोवाइड करानी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें बोली गई हैं। अगला है भरण पोषण की समाप्ति, यानी कि भरण पोषण मेंटेनेंस तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपको मेंटेनेंस नहीं देना, तो वह पुनर्विवाह कर लेता है या अशोभनीय आचरण करता है तो अदालत उस आदेश को समाप्त या संशोधित कर सकती है। यानी कि मान लो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, हस्बैंड से बोला गया कि पर मंथ 5,000 रुपये तुम्हें अपनी वाइफ को देने हैं, लेकिन ट्विस्ट की बात सुनो, वाइफ ने कहीं और शादी कर ली, या उसने किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, या उसके कहीं और संबंध हैं, तो ऐसी कंडीशन में अदालत अपने आदेश को ख़त्म कर देगी। वो बोल देगी कि भाई मत दे तू 5,000 रुपये, या फिर इसे संशोधित यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकती है। समझ गए, इतनी सी बात थी। अब इसमें एग्जांपल ले लो कि यदि डाइवोर्स के बाद पत्नी के पास कोई साधन नहीं है और पति की अच्छी खासी इनकम है, तो अदालत पति को बोल सकती है कि वो पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये स्थायी भरण पोषण के रूप में दे, यानी कि परमानेंट मेंटेनेंस के रूप में। इसी तरह से अगर पति असमर्थ है, पति के पास कुछ भी नहीं है और पत्नी बहुत ज़्यादा अमीर है, तो अदालत पत्नी को भी पति को भुगतान करने के लिए बोल सकती है कि पत्नी जी आप अपने पति को दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आप ये वाले पढ़ लेना।
तो हमने हिंदू मैरिज एक्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि सेक्शन 24 क्या कहता है, सेक्शन 25 क्या कहता है। अब देखते हैं कि हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्या चीज़ है और मेंटेनेंस किस किस को दिया जा सकता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से सुनो, अगर हम मैरिज एक्ट की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ को देगा या वाइफ हस्बैंड को, इस तरह से बात है। लेकिन अगर मान लो माता पिता को मेंटेनेंस दिलाना हो या फिर छोटे बच्चे को मेंटेनेंस दिलाना हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, अब इसे ध्यान से सुनना, इसके अंदर 4-5 धारा हैं जहाँ पे मेंटेनेंस का प्रावधान है। ठीक है, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर पत्नी, पुत्र वधू, माता पिता, बच्चे और डिपेंडेंट को भरण पोषण दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन 18 में बताया गया है पत्नी का भरण पोषण, यानी कि मान लो कोई पत्नी है, अब उसका पति से झगड़ा हो गया या वो पति से अलग रहती है। ठीक है, तो वो पत्नी जो है पति से भरण पोषण ले सकती है। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस ले सकती है। अगले सेक्शन 19 में बताया गया है विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। ठीक है, ये है ससुर, ये है सास और ये है पति उसका। ठीक है, मान लो पति जो है वो खत्म हो गया, अब 2 बच्चे हैं और पति खत्म हो चुका है, तो भरण पोषण कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, ससुर और सास ये दोनों मिलकर इनका भरण पोषण करेंगे, पत्नी का भी बच्चे का भी। ठीक है, तो वही बात बोली गई है, विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ द विडो डॉटर इन लॉ। ठीक है, बहू का भरण पोषण। अगला है बच्चे और वृद्ध माता पिता का भरण पोषण, तो अगर नाबालिग बच्चे हैं या फिर बूढ़े माता पिता हैं तो उनका भरण पोषण भी किया जाएगा। सेक्शन 21 और 22 में आते हैं डिपेंडेंट। अब ये चीज़ समझने की है, ऊपर वाली तो पढ़ के भी नॉर्मली समझ में आ जाएगी, लेकिन ये सेक्शन 21 और 22 ये अगर आप पढ़ भी लोगे ना आपको तब भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मॉडल में भी बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है। लेकिन इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से आपको समझाया जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंट कौन होते हैं उनकी परिभाषा दी गई है और उनका मेंटेनेंस कैसे होता है वो भी बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डिपेंडेंट वो इंसान होता है जो किसी के मरने के बाद डिपेंड होता है। मतलब जैसे मान लो घर में कमाने वाला एक आदमी है, ठीक है, और एक हो गया उसका भाई, तो कमाने वाला घर में एक आदमी है और इसके बच्चे हैं, बीवी है, बेटी है, बेटे हैं, सब लोग हैं। अब अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो पत्नी, बच्चे, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये हो जाएंगे डिपेंडेंट, यानी कि आश्रित, क्योंकि ये अपने हस्बैंड पे डिपेंड थे, अब हस्बैंड मर चुका है। ठीक है, इसी चीज़ को डिपेंडेंट बोलते हैं और समझने की चीज़ भी यही है, जिसे हम वीडियो के एंड में समझेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 18 की बात करते हैं जो कि पत्नी को डिफाइन करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि पत्नी जो है वो अपने पति से भरण पोषण लेने की हकदार है। कुछ मामले में पत्नी जो है वो भरण पोषण की हकदार है, भले ही वो अपने पति के साथ ना रहती हो तब भी वो भरण पोषण ले लेगी। जैसे मान लो पति उसका परित्याग कर दे, यानी कि उसे छोड़ दे। जैसे बहुत बार होता है कि हस्बैंड जो है ना, गांव में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ को छोड़ के आ जाते हैं और फिर वापस लेने ही नहीं जाते, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हस्बैंड वाइफ का परित्याग कर दे या हस्बैंड क्रूअल्टी दिखाता है, यानी कि मारता है, पीटता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, या पति की कोई अन्य जीवित पत्नी है, यानी कि उसकी पहले से कोई पत्नी है और उसने तुमसे दूसरी शादी करी है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी तुम उससे अलग रह सकती हो और वो तुम्हें मेंटेनेंस भी देगा। या उसने कहीं और संबंध बना रखे हैं या फिर वो किसी और को घर में लेके आता है, घर में किसी और को रखता है, ठीक है, या वो कन्वर्ट हो जाता है, किसी और धर्म को अपना लेता है, तो ये जितने भी कारण है ना, इन कारणों के चलते आप पति से दूर रह सकते हो और आप उससे मेंटेनेंस भी ले सकती हो। ठीक है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे पत्नी भरण पोषण नहीं ले सकती। ये तो वो बात हो गई कि आप भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस कब कब ले सकते हो। पति चीटिंग कर रहा है, पति ने घर पे किसी और फीमेल को रख रखा है, या फिर पति कन्वर्ट हो रहा है, पति मारता पीटता है, क्रूअल्टी करता है, तो आप उससे मेंटेनेंस ले सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब आप नहीं ले सकती। कब नहीं ले सकती? मान लो आपने पतिव्रत भंग किया, यानी कि आपका कहीं और संबंध है, या आपने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया, आपका कहीं और किसी और से संबंध है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये तो हो गई पत्नी की बात। अब बात करते हैं सेक्शन 19 की। इसमें बात की गई है विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, यानी कि जो बेटे की वाइफ होती है, तो पति की मृत्यु की स्थिति में, यानी कि जब हस्बैंड मर जाएगा तो पत्नी का भरण पोषण जो है वो उसके सास ससुर वहन करेंगे, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है, तो ससुर जो है, ससुर भरण पोषण करेगा, लेकिन ससुर का जो दायित्व है, यानी कि ससुर की जो लाइबिलिटी है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तब खत्म हो जाएगी जब आप दूसरी शादी कर लेती हो। मान लो ये है ससुर, ठीक है,
और ये था बेटा। बेटे की मृत्यु के बाद जो पत्नी थी ना बेटे की, जो बहू थी, बहू का खर्चा ससुर उठा रहा था। अब बहू ने कहीं और शादी कर ली, किसी और के साथ चली गई, किसी और के साथ रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो ससुर है वो आपका खर्चा नहीं उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि ससुर का दायित्व तब खत्म हो जाएगा जब विधवा दोबारा शादी कर लेती है, या फिर विभाजन यानी कि जो प्रॉपर्टी में पार्टीशन होता है, पार्टीशन के दौरान सहदाई की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर लेती है। यानी कि जब वो अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके चली गई या फिर वो किसी और से शादी कर लेती है, तो उसके बाद ससुर खर्चा नहीं उठाएगा। ये बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। तो सेक्शन 18 के अंदर बात बोली गई है पत्नी की, सेक्शन 19 के अंदर बात बोली गई है मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू की, और सेक्शन 20 के अंदर बच्चे और बूढ़े माता पिता की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें यह भी लिख रहा है कि एक हिंदू अपने वैध और अवैध यानी कि लेजिटमेट और इलेजिटमेट दोनों तरह के बच्चों की और अपने वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। लेजिटमेट इलेजिटमेट चिल्ड्रन क्या होते हैं ये आप यूट्यूब से देख सकते हैं, वीडियो बना रखी है मैंने इसके ऊपर भी, ठीक है। तो इसमें वही बात बोली गई है कि मान लो कोई बच्चा है, वो नाबालिग है, वो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, तो जो माता पिता हैं, ठीक है, या फिर जो हिंदू है जिसके वो बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा। इसके सिवा अगर माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता, वो खुद का खर्चा वहन नहीं कर सकते और वो सक्षम नहीं है, ठीक है, तो आपको उनका भी भरण पोषण करना होगा, समझ गए। तो किसी व्यक्ति के बच्चे केवल तभी तक भरण पोषण यानी कि तभी तक मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं जब तक वे नाबालिग हैं। मान लो कोई 17-18 साल का लड़का है, वो बोलता है भरण पोषण की, तो समझ में आती है कि ये नाबालिग है। अब कोई 30-35 साल का है, अब वो भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की डिमांड रखता है, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि उस एज में तो वो खुद भी कमा सकता है। तो वही वाली बात है कि किसी व्यक्ति के बच्चे केवल तभी तक मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं, तभी तक वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं जब तक वो नाबालिग हैं, यानी कि बच्चे जब तक वो हैं, ठीक है। इसके सिवा किसी व्यक्ति का अपने बूढ़े माता पिता या अशक्त माता पिता या अविवाहित पुत्री यानी कि अनमैरिड डॉटर, जिस बेटी की शादी नहीं हुई है, उसका भरण पोषण करने का दायित्व केवल तभी तक विस्तृत होता है जब तक कि माता पिता या अविवाहित पुत्री, जैसा भी मामला हो, अपनी स्वयं की कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। सीधा सीधा इतना बोला गया है कि अगर आपकी बेटी है या आपके माता पिता हैं, अगर वो खुद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, वो असमर्थ हैं, तो आपको उनका भरण पोषण करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 20 और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, जो आपका पीछे है वो यहाँ पे है, बस, ठीक है। थोड़ा गलती से यहाँ पे भी कॉपी हो गया और यहाँ पे भी कॉपी हो गया, ओके। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। अब ये जो सेक्शन 21 है ना, डिपेंडेंट्स, इसे आप किसी भी मॉडल में खोल के देख लो, किसी भी किताब में खोल के देख लो, यहाँ से आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 21 के अंदर डिपेंडेंट्स को डिफाइन किया गया है। तो इसमें लिख रहा है कि एक मृत व्यक्ति के पिता, माता, विधवा, पुत्र, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। नहीं आ रहा ना समझ में, ऐसे आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि ये जो चीज़ है ये चार्ट से समझने की चीज़ है, ये ऐसे लिखे हुए समझने की चीज़ नहीं है, इसमें ये है ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। तो इसे सबसे आसान तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक चार्ट है। इस चार्ट की हेल्प से हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे कि आश्रित यानी कि डिपेंडेंट कौन होता है और डिपेंडेंट का भरण पोषण कैसे होता है, ठीक है। दोनों ही बात हम इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मृत व्यक्ति के पिता, माता, विधवा यानी कि अविवाहिता, पुत्र, पूर्व मृत पुत्र, ये सारी बातें बोली गई है। तो पहले तो आप समझ लो कि डिपेंडेंट होते क्या हैं और उनका भरण पोषण कैसे होता है। अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो है वो यहीं पे है, ठीक है। तो मान लो कि ये दो भाई हैं, ठीक है, अलग अलग रहते हैं ये दोनों भाई, साथ में नहीं रहता कोई भी, तो ये दो भाई हैं, ठीक है। अब ये जो है ये बड़ा भाई है और इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये खत्म, समझ गए। अब इसकी पत्नी है, पत्नी का भरण पोषण कौन करेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। उसके सिवा इसका एक बेटा था, पिता की मृत्यु के बाद बेटा भी खत्म हो गया, तो बेटे की जो पत्नी है उसका ख्याल कौन रखेगा। बेटे के जो बच्चे हैं यानी कि पोता पोती, उनका ख्याल कौन रखेगा। उनकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा का ख्याल कौन रखेगा। तो वही बात है, जब एक आदमी मरता है तो उसके पीछे जितने लोग रह जाते हैं हम उनको डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते, तो ये सारे के सारे आश्रित हैं यानी कि डिपेंड हैं। तो ये तो हो गए आपके डिपेंडेंट कि डिपेंडेंट होते क्या हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 22 की, यानी कि डिपेंडेंट का भरण पोषण कैसे होता है। अब बहुत ध्यान से सुनो, मान लो ये दो भाई हैं, वही कहानी है पहले वाली, ये दो भाई हैं, इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है
जो संपत्ति है वो इनके दूसरे भाई ने ले ली, ठीक है। तो जो इंसान संपत्ति लेता है ना मरने वाले इंसान की, वो ही सबका भरण पोषण करेगा। मान लो बड़ा भाई मर गया, छोटे भाई ने संपत्ति ले ली, तो ये जो छोटा भाई है ये ही अपनी भाभी का भरण पोषण करेगा, यही अपने भांजा जो भी लगा, इसका भतीजा जो भी लगा, तो यही अपने भाई की वाइफ का भरण पोषण करेगा। और ये जो विधवा, इस लड़के की जो, इस आदमी की जो विधवा है, इनका भरण पोषण ये करेगा, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा यही उठाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जब कोई आदमी मर गया, ठीक है, तो उसके पीछे जितने भी लोग रह गए वो सारे के सारे डिपेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है। और जिसके हाथ में प्रॉपर्टी जाती है वो इन सब का भरण पोषण करेगा, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। इतनी सी बात है सेक्शन 21 और 22 के अंदर। अब इसमें एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे समझने के लिए भी हमारे पास एक चार्ट है, ठीक है। ये है बाबा जी। अब इन बाबा जी का जो पुत्र है वो मर चुका है, ठीक है। तो पुत्र का पुत्र जो कि इनका पोता लगा, ठीक है, तो पुत्र का पुत्र और पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, यानी कि पहले ही, पूर्व मृत का मतलब है जो पहले ही मर चुका है, तो पूर्व मृत पुत्र का पुत्र यानी कि जो पुत्र पहले ही मर चुका है उसका पुत्र, ठीक है। और पूर्व मृत पुत्र के पुत्र का पुत्र, यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि पोता, बेटा, फिर पोता, फिर परपोता, इस तरह से, ठीक है। तो इनका खर्चा भी उठाया जाएगा। उसी तरह से एक और है अविवाहित पुत्री, यानी कि समझो अविवाहित, यहाँ पे कोई ले लो लड़की, समझो अविवाहित पुत्री, यानी कि जिस पुत्री की शादी नहीं हुई उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके सिवा पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र, जैसे मान लो ये पूर्व मृत पुत्र है, यानी कि एक बेटा है और ये मर गया, तो इसकी अविवाहित पुत्री, बेटा मर चुका है लेकिन उसकी अनमैरिड डॉटर, तो उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। इसके सिवा उसके पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री, तो यहाँ पे भी वही बात आ गई, पुत्र के पुत्र की पुत्री, यानी कि बेटे के बेटे की बेटी, ठीक है। तो इस तरह से ये चैन चलती है। आप इसे सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे जॉइंट फैमिली में होता है दादा, परदादा, पहले होते हैं बाबा, फिर आते हैं पापा, ठीक है, उसके बाद तुम आते हो, इस तरह से। तो जैसे मान लो ये हैं, ठीक है, ये मर चुके हैं बेटे, पहले बेटे मर चुके हैं, पुत्र मर चुका है, तो पुत्र, उसके बाद पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, यानी कि जो पुत्र मर चुका है उसका पुत्र, इस तरह से। तो इस तरह से ये चैन चलती है और इस तरह से सभी का भरण पोषण इसके अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ समझो, यहाँ पे है विधवा पुत्री। अब विधवा पुत्री में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मान लो विधवा है वो, तो उसके ससुर और सास उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर सास और ससुर वो ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं तो उस लड़की के पास अधिकार है कि वो अपने मायके में जाके रह सकती है और उसके पिता यानी कि उसके पापा उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि विधवा पुत्री का भी भरण पोषण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके सिवा उसके पुत्र की या उसके पूर्व मृत पुत्र के पुत्र की कोई भी विधवा, यानी कि उसके पुत्र की विधवा, जैसे समझ लो ये है ससुर, ठीक है, तो इसका पुत्र है ये वाला, ये ए है, ये इसका पुत्र है, पुत्र की विधवा है बी, यानी कि ए की वाइफ है बी, जो कि एक ही वाइफ है बी, तो ए तो मर गया, तो इसकी वाइफ बी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई भी विधवा है, तो जब तक कि वो पुनर्विवाह ना कर ले, वो विधवा दोबारा शादी ना कर ले, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके सिवा उसका या उसकी नाबालिग अवैध पुत्र, ठीक है, जब तक वो नाबालिग रहता है, तो जब तक पुत्र है, बच्चा है, बच्ची है, जो भी है घर में, अगर वो है ना, वो चाहे वो अवैध है चाहे वो वैध है, जायज़ है या नाजायज़ है, कैसी भी औलाद है, आपको उसका भी भरण पोषण करना पड़ेगा, ठीक है। तो धारा 21 में यही बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कौन कौन से परिवार के लोग हैं जो उस पर निर्भर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो निर्भर लोग होते हैं, जो डिपेंड लोग होते हैं, इनको मृत व्यक्ति की संपत्ति या आय यानी कि जो इनकम है उससे भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, ठीक है। ये चैन इसी तरह से चलती है। थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा इस तरह से दिमाग में रखना कि दो आदमी हैं, ये समझ लो ये मर चुके हैं, तो जो आदमी इनकी प्रॉपर्टी लेगा वो बाकी सबका ध्यान रखेगा, पढ़ाई लिखाई का, दवाई गोली का, सारी चीज़ों का, ठीक है।
धारा 22 में वही बताया गया है कि मृतक हिंदू की संपत्ति लेने वाले जो उसके हियर्स हैं यानी कि जो उत्तराधिकारी हैं, वो उस संपत्ति में से मृतक के जितने भी लोग डिपेंड हैं उनके भरण पोषण करने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि मृतक, ये है मृतक, इसकी संपत्ति में से जो उत्तराधिकारी है, मान लो ये है उत्तराधिकारी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, मान लो ऐसा कि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो ये हुआ उत्तराधिकारी, इसने ले ली प्रॉपर्टी, तो ये सारे लोगों का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। यदि उस विशेष आश्रित को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद मरने वाले हिंदू की संपत्ति में वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार लेने का हिस्सा प्राप्त नहीं है। ठीक है। और संपत्ति लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व उसके द्वारा ली गई संपत्ति के हिस्से या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा। यानी कि इस तरह समझो कि ये आदमी है, ये था छोटा भाई, अब अगर इसने 100% यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ली है, तो इसका जो कर्तव्य होगा वो 100% का होगा। ठीक है। अब ऐसा समझ लो कि इसने लिए केवल 50% प्रॉपर्टी और 50% ले ली पत्नी ने प्रॉपर्टी, इस आदमी की पत्नी ने, तो ये दोनों जो है वो खर्चा जो उठाएंगे वो 50-50 के हिसाब से उठाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि संपत्ति जिसने ली है, अब ये तो मर गया, तो इसकी संपत्ति यानी कि इसकी प्रॉपर्टी जिसने ली है उसका जो दायित्व है वो उतना ही होगा जितनी इसने संपत्ति ली है। संपत्ति अगर 50% लिया तो ये 50% ही काम करेगा। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो स्वयं आश्रित है यानी कि जो खुद डिपेंड है, वो दूसरे के भरण पोषण में योगदान देने के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि तब तक लायबल नहीं होगा जब तक कि उसे कोई हिस्सा या भाग प्राप्त हुआ है जिसका मूल्य इस अधिनियम के तहत उसे भरण पोषण के रूप में दिए जाने वाले मूल्य से कम या अधिक नहीं होता। तो इसका सीधा सीधा मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कोई भी व्यक्ति जो खुद डिपेंड है वो दूसरे के भरण पोषण में योगदान नहीं करेगा। अगर उसे कोई पार्ट मिल गया है, कोई शेयर मिल गया है, कुछ हिस्सा मिल गया है, तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना। कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हुई हो तो वो भी कमेंट करके बताना। और लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और पेड नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।